आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी, उसमें क्या खोया क्या पाया, क्या विन किया क्या लर्न किया, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है राशिद लतीफ़ साहब ने। वेलकम करेंगे राशिद लतीफ़ साहब आपको इस प्रोग्राम में। और साथ मौजूद है मेरे कामरान मुजफ्फर, क्रिकेट के अदाद शुमार के माहिर और एक ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट से बात करते हैं। राशिद भाई से पहले बात का आगाज़ करेंगे। राशिद भाई, 5 मैचों की सीरीज़ नौजवान खिलाड़ियों को हमने आजमाया। ओवरऑल किस तरह आप इसका आप रिव्यू करेंगे? कहाँ कुछ हमने ऐसे पॉजिटिव लीड गो के हम 4-1 से हारे इस सीरीज को? मेरे ख्याल से पता थोड़ा सा यंग प्लेयर ज्यादा थे इस टीम में। जब आप ऐसे मुश्किल तौर पे भेजते हैं तो मिक्स करते हैं, सीनियर प्लेयर और यंग प्लेयर के साथ आप भेजते हैं। मोस्टली उन प्लेयर्स को आप यूटिलाइज करते हो पाकिस्तान टीम में, नए प्लेयर को जो इमर्जिंग से 2-3 टूर कर चुके हो। लेकिन थोड़ी मिस्टेक नजर आ रही है साफ में कि हसन नवाज बिल्कुल नए थे एक तरह से, और समद भी एक नए प्लेयर थे इनके साथ। सुफियान मुकीम भी क्रिकेट इतनी ज्यादा खेले हुए नहीं है। तो अब अगर देखें हारिस भी कम बैक कर रहे थे। ये बैटिंग लाइनअप अब न्यूजीलैंड में जहाँ पे सीमिंग और स्विंग ज्यादा होती है, बाउंस भी मिला इस दफा, बहुत अरसे के बाद बाउंस भी मिला, तो बैटिंग में तो हम नहीं कर पाए। लेकिन ज्यादा जो दिक्कत नजर आ रही है हमारी बॉलिंग में भी नजर आ रही है, और बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। हालांकि हारिस रऊफ ने थोड़ी मज़ाहमत की, अच्छी बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी जो कि हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो पाई, फिर मैनेज नहीं हो पाया। शायद टीम का बैलेंस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कुछ जल्दी में टीम बना दी। तो इसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लॉस है। हालांकि हम लोग लास्ट टाइम भी 5 मैचेस में से 4-1 हारे थे, लेकिन उसमें देखने में ना ऐसा नहीं लग रहा था कि खेलना नहीं आता। बॉल बल्ले पे नहीं लग रही थी। आजकल के मैच में अगर आप देखते हैं, परसों पहले वाले मैच में देखते हैं, तो स्कूल क्रिकेट के प्लेयर्स लग रहे थे। हालांकि उससे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है, सिलेक्शन कमेटी को सोचने की जरूरत है कि जब हम टीम ऐसी जगहों पे भेजें तो मिक्स करें कुछ सीनियर प्लेयर के साथ। बिल्कुल मिक्स एंड मैच तो होना चाहिए। आपने राशिद भाई बात की कि बॉलिंग तो हमारी तजुर्बाकार थी, बट कामरान मुजफ्फर साहब अगर हम अपने दादो शुमार देखें इस बॉलिंग के, तो हारिस रऊफ के अलावा बिल्कुल जिस तरह राशिद भाई ने बात की, कोई और बॉलर ऐसा नज़र दिया है कि जिसकी जानिब से कोई मज़ामत की हो? हालांकि हमारे बॉलर्स हमेशा हम कहते हैं बड़े आला पाए के कमाल के बॉलर, और शाहीन आफरीदी काफ़ी अर्से से स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ा सा बॉलिंग का चार्ट भी देख लें तो बड़ा स्ट्रगल किया। शाहीन आफरीदी ने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की। इन्होंने मोहम्मद अली ने 3 मैचेस खेले, 1 ही विकेट हासिल कर सके। हारिस रऊफ की जानिब से अच्छी मज़ामत की गई, 4 मैचेस उन्होंने खेले, 8 विकेटें हासिल की। तो ओवरऑल किस तरह आप पाकिस्तानी बॉलर्स की इस कारकर्दगी को एनालाइज करेंगे कामरान भाई? फैज़ान, देखें अनफॉर्चुनेटली देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पे हमें जैसे कहते हैं ना ब्रूटली ऑनेस्ट हमें बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखें डिनाइल में रहेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे हम बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें, दोनों पे सादिक आती है ये बात कि आप बैटिंग में भी वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ बैड बॉल्स और वेरी बैड प्लेयर्स ऑफ गुड बॉल्स। इसी तरीके से बॉलिंग में आप वेरी गुड बॉलर्स ऑफ कंडीशंस एंड वेरी बैड बॉलर्स ऑफ बैटिंग कंडीशंस। ये जो चीज़ है ना, ये हमें मार रही है। यही बॉलिंग है। हम बॉलिंग पे भी अभी भी हम इस सीरीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। हारिस आपको नज़र आया, क्योंकि हारिस ने थोड़ी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग की तो उनको रिजल्ट निकल के आए। बाकी जो बॉलर्स हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन इन्हीं बॉलर्स को जो यहाँ नहीं परफॉर्म कर पाए, इनको आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, इनको साउथ अफ्रीका में देखा, जहाँ इनको कंडीशन मिलती हैं ये हिलने भी नहीं देते। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आ गया है कि जहाँ कंडीशन नहीं मिलती हैं तो वहाँ पे आपसे रन्स भी नहीं होते, वहाँ पे आपसे रन रुकते भी नहीं हैं बॉलिंग में, ना आपसे विकेटें ली जाती हैं। तो शाहीन का अगर उठा के देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आ रहा है कि बॉलर तो बुरे नहीं हैं, लेकिन किस वक्त कौन सी स्किल यूज़ करनी है ये शायद वो नहीं कर पा रहे। हारिस ने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, वो हमें नज़र आया कि उन्होंने किस तरह से पिचेस के हिसाब से जो वेरिएशंस किए, जो कुछ किया, तो वो रिज़ल्ट भी हमें नज़र आए। डिस्कशन को आगे बढ़ा इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे जियो सुपर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे ये ब्रॉडकास्ट लाइव हो रहा है। तो आप अपने अगर कमेंट्स से शेयर करना चाहें तो ज़रूर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर आप शेयर करें, ताकि हम आपके सवाल भी अपने एक्सपर्ट से लें। राशिद भाई, आपसे बात करना चाहूँगा कि हसन नवाज़ आपने बात की, बड़ा एक रॉ सा एक नया नौजवान प्लेयर था। एक मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, बट ओवरऑल बाकी अगर हम पूरा तजिया करें तो वो उस तरह से स्कोर नहीं कर पाया जिस तरह से उसे एक मैच में स्कोर कर पाए। किस तरह एनालाइज करेंगे हसन नवाज को आप? जी,
देखिए अच्छे प्लेयर हैं और डोमेस्टिक में भी उन्होंने एज ए ओपनर 6 ओवर में बहुत अच्छा खेलते हैं। और फर्स्ट टाइम हमने इनको केपीएल में देखा था 2 साल 3 साल पहले शायद देखा था, वहां पे ये सामने आए थे, मीरपुर से खेल रहे थे, तो नजर तो आया कि उनके अंदर टैलेंट है। क्या इतनी जल्दी हमें डाल देना चाहिए? ठीक है डाल देते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है आपके से साथ जो ओपन कर रहा होता है वो बहुत सीनियर प्लेयर होना चाहिए। फिर अब वन डाउन जो प्लेयर होता है ना वो भी गेम को लेके चलना चाहिए। जैसे मैं फर्ज करूं मैथ्यू हेडन है नंबर 1 और नंबर 3 पे रिकी पॉन्टिंग है, फिर नया प्लेयर जब लेके आएंगे ना तो उसको क्वेश्चन मिल जाता है ओके साथ ही जो खेल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा सलमान अली अगर 3 पे खेल रहे थे या आखिरी मैच में उमर बिन यूसुफ खेल रहे थे, इनका T20 में इतना तजर्बा नहीं है, डोमेस्टिक का जरूर है, और साथ में हारिस कमबैक कर रहे थे, तो फिर बनता नहीं है इतनी स्विंगिंग बॉल पे, वो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए सिलेक्शन कमेटी को ये चीजें देखनी चाहिए कि जब आप एक यंग प्लेयर टैलेंटेड प्लेयर को लेके जाते हैं और उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती, कभी कभार होता है निकल आते हैं प्लेयर, लेकिन क्या 10 में से एक प्लेयर निकलेगा ना, बाकी 9 जाया हो जाते हैं। तो आपको जब नए प्लेयर को डालना है तो इसमें 4-5 प्लेयर में से आप एक ही प्लेयर का बोल रहे हैं हसन ने 100 किया और वो शायद फ्यूचर के लिए हो, ऐसा नहीं है। आपके पास और भी प्लेयर होंगे। जिस तरह से मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ अभी साहबजादा फरहान से कर देता हूँ। अगर साहबजादा फरहान ने 4 साल में टॉप किया है T20 में तो कुछ तो खेलना आता होगा। उसके 2000 रन में ले लेता हूँ, 2000 रन को आप कंपेयर नहीं कर सकते 200 रन के साथ। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि पीसीबी को फिल्टर नहीं करना चाहिए प्लेयर को, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उसको आप लेके जाए और बराबर मौका दें। उनको जरूर मौका मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको मजीद मौके मिलने चाहिए थे। बात आप नवाज की कर रहे हैं, टैलेंटेड प्लेयर है, पहले यहाँ पे हमें उसको बहुत रगड़ा देना चाहिए। रगड़ा मतलब कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। अगर हम एक प्लेयर की देखते तो हार्डली फर्स्ट क्लास लिस्ट है T20 को मिला के, हार्डली 30 अगर 35 मैच हैं तो बहुत टू अर्ली है एक प्लेयर के लिए। बहुत रेयर ब्रीड होती है जो कि बहुत जल्दी जावेद मियांदाद, इंजमाम उल्लाह या सचिन तेंदुलकर की तरह आ जाए, लेकिन उनके भी 50 से 60 मैचेस होंगे बिफोर डेब्यू। बिल्कुल राशिद भाई, आपने बात की अभी साहबजादा फरहान की, तो इससे पहले कि डिस्कशन को आगे बढ़ाया मैं एक स्टैट में अपने यहाँ पे नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि साहबजादा फरहान ने 6 इनिंग्स में नेशनल T20 की 588 रन मुकम्मल किए, अपने मैच किए कामन भाई, और नेशनल T20 के सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए। और इसके अलावा किसी भी T20 एडिशन में, किसी भी T20 टूर्नामेंट के सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी वो पाकिस्तानी प्लेयर बन गए। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला उनका रिकॉर्ड इनफैक्ट बराबर कर लिया। फ़खर जमान ने भी PSL 2022 में 588 रन बनाया, तो कल साहबजादा फरहान ने जो 149 रन की इनिंग्स खेली उसके साथ उन्होंने बराबर कर लिया। राशिद भाई, आप जो बात कर रहे थे हमने नौजवान खिलाड़ियों को भेजा, ये भी एक बड़ा इस पर सवाल उठता है कि हमने बिल्कुल एलियन सी कंडीशन में अपने यंगस्टर्स को भेज दिया। जिस तरह माजी में होता था कि हम अपने यंगस्टर्स को उन सीरीज़ से मौका देते थे जो या तो हमारी होम सीरीज़ होती थी या जब कोई विजिटिंग टीम पाकिस्तान आती थी तो टूर मैचेस में उन प्लेयर्स को मौका मिल सकता था, या ए टीम के टूर्स होते थे। अब साइड मैचेस भी नहीं हो पा रहे और ए टीम के टूर्स भी नहीं हो पा रहे, तो इसने डेवलपमेंट को कितना हर्ट किया। और अगर ये चीज़ें हो रही होती तो क्या आज हसन नवाज मजीद निखर सकते, या और दीगर प्लेयर्स जो यंगस्टर्स पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं वो थोड़ा और ग्राइंड होकर आते अगर हम ये ए टीम के टूर्स करवा रहे होते या साइड मैचेस में प्लेयर्स को मौका दे रहे होते? वो भी जरूरत है कि आपके ए टीम के मैचेस हों या अंडर 19 के टूर्स हों जिसमें बायोलेटेड सीरीज होती थी, जिसमें टेस्ट मैचेस भी स्पेशली होते थे। तो अभी हम वनडे की सीरीज खेल लेते हैं, T20 की खेल लेते हैं। आपकी जो अर्ली स्टेज की है ना, एज क्रिकेट है या शाहीन है, इनके लिए जरूरी है कि आपकी 3 डे 4 डे क्रिकेट हो। चलें इसको भी हम मान लेते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमें चेंज करना पड़ेगा, एक पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हर रन करने वाला प्लेयर पाकिस्तान टीम में जाए, या हमें जरूरत क्या है। तो यहाँ पे आप स्टैट्स देख के सिर्फ आप जांच लेते हैं यार ये प्लेयर अच्छा है मेरे लिए अच्छा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप उसकी टेक्निक भी देखना चाहेंगे, आप उसको ग्राउंड में देखना चाहेंगे, स्विंग बॉल को या बाउंसर्स पे कैसा है। तो वो शायद इतना ज्यादा इन्होंने नहीं देखा, जो कि वहाँ पे जो एलियन कंडीशंस हैं वहाँ पे एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से एक्सपोज हुए। तो इस तरह के प्लेयर्स को अब जरूरी नहीं है कि आप जो रन कर रहा है आप टेक्निक जरूर देखें उस प्लेयर की, क्या ये बाउंस को अच्छा खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। तो ये जो ब्रीड नजर आ रही है, नई जनरेशन जो है
जो जिनको प्रॉब्लम आ रहा है बैटिंग में, ये शॉर्ट पिच पे बहुत अच्छे नहीं है। मैं अगर अपने जमाने की बात कर लेता हूँ, इंजमामुल्लाह को, सईद अनवर, आमिर सोहेल, सलीम मलिक, आसिफ मुस्तफा, बासित अली, एजाज अहमद, उसके बाद की अगर बात कर लेते हैं, ये कट एंड पुल, ये तो घर की खेती होनी चाहिए ना, फिर आप सरवाइव करते हो। ये भी यंग थे एक जमाने में, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में डायरेक्टली खेले हैं ये लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मैनेज किया। अब आपकी हसन नवाज है या कोई भी प्लेयर पीछे की बॉल को सिर्फ वो हिट करना जानता है, छोड़ना नहीं जानता, और हिट भी प्रॉपर नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सिलेक्शन कमेटी को ये देख लेना चाहिए कि अब क्रिकेट ना विदाउट हुक पुल के है ही नहीं, या कट के। तो इसीलिए हम मोस्टली बात करते हैं इंडियन की 90s की बात करते हैं, उसमें कुछ प्लेयर थे जो के शॉर्ट पिच डिलीवरी पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाते थे, लेकिन आज के क्रिकेट उनकी देखें, 2000 के बाद की देखें, हर प्लेयर, शायद एक आध दो प्लेयर होंगे जो कि नहीं खेल पाते, हर प्लेयर शॉर्ट ऑफ लेंथ को देखे कहाँ पे बॉल को फेंकता है। इस पे काम करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। बिल्कुल राशिद भाई, इसी दौरान हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी बैटर्स की ओवरऑल क्या कारकर्दगी रही इस सीरीज में। अगर हम बैटिंग के चार्ट पर नजर डालें तो ओवरऑल देखा जाए तो हसन नवाज ऑफ कोर्स एक उन्होंने इनिंग ज़रूर खेली, बट उसके अलावा दीगर मैचेस में वो खातिर का कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल कंसिस्टेंसी कामरान अगर देखें तो सलमान अली आगा वो वाहिद खिलाड़ी है जिन्होंने तमाम ही एक कह के तसलसल के साथ स्कोर किया, पाकिस्तान के लीडिंग स्कोर भी रहे। इसके अलावा मजमुआ किसी भी खिलाड़ी का ये ना लगा कि 100 से ज़्यादा भी रन बना पाए। हम आगे जाके फेज़ वाइज भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के बैटर्स किस फेज़ में कैसे रहे। बट एक चीज़ कमरान मैचेस के दौरान नज़र आई कि हम बड़ी बातें करते हैं इंटेंट की, बट इंटेंट के साथ आई थिंक हमें सेंसिबल भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि हम हर मैच पे हर बॉल पे चाहे जैसे भी कंडीशन हो हर बॉल को जाके हम हिट करने की कोशिश करें। हमारे अक्सर जो बैटर्स ने विकेट्स लूज़ किए हैं वो इसी हाफ इंटेंट खेले या हाफ हार्टेड शॉट्स खेल के या एक अच्छी बॉल को सही तरह शॉट ना खेल सके, एग्जीक्यूट कर सके और कैच आउट हो गए। तो ये कितना एक इशू है और कितने हमारे बैटर्स आपकी नज़र में इस सीरीज़ में, या अगर आप अपने अदाद देख सकें तो कितने कैच आउट इस तरह से हुए जो शॉट खेलने जा रहे थे बट वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं हो सका? प्रधान, पहले तो ये है कि यार आपने बड़ा ही ड्राई किस्म का जो है ना आपने टीवी वाला शो बना दिया। हमने जो है वो राशिद भाई मौजूद है, हमने जो है वो कैजुअल और वो डिजिटल वाली हमें डिस्कशन करनी थी, बैठक वाली बातें करनी थी। अब उसके लिए फिर खुला बैठना पड़ेगा। नहीं, वो आपने स्टूडियो देखते ही जो है आपने डिस्कशन अभी शुरू कर दें कामरान भाई, हम भी यहीं पे शुरू कर दें, क्या करना क्या है बताएं। चले राशिद भाई ने हुक्म दे दिया तो शुरू कर दें, लेकिन पहले इस डिस्कशन पे तो हम करें ना। अब जब राशिद भाई ने कह दिया है कि इसको बिल्कुल डिजिटल वाला बनाए, मेरा बड़ा सीधा सा ये है कि ठीक है ये आड़ा तिरछा खेलते हैं, इनकी टेक्निक नहीं है, ये खेले हुए नहीं है, इनसे बल्ला नहीं पकड़ा जाता, ये टेढ़े खड़े होते हैं, इनकी हेड अलाइनमेंट ठीक नहीं है, फुट अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इनके पैर एक तरफ जा रहे होते हैं, सर एक तरफ जा रहा होता है, सब कुछ होता है। सवाल ये टीम में पहुंचे कैसे, पहले सवाल का जवाब तो ढूंढें भाई। कैसे पहुंचे राशिद भाई? क्या मतलब मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूं नहीं कामरान भाई दे रहे जवाब देंगे ना। बात ये सवाल ये बनता है कि ये कैसे पहुंचे। इससे पहले जो थे, जो बहुत ही खूबसूरत किस्म के और बहुत ही बुकिश और बहुत ही आला टेक्निक के साथ खेल रहे थे, टीम कहाँ जा रही थी? तब भी हाई रही थी। पिछले एक साल में 2024 पाकिस्तान 2022 के बाद से पाकिस्तान मुसलसल मार खा रहा है। 2022 से इतना नहीं था, 2022 से 2022 के बाद, दिसंबर 2022 के बाद से मार ही खा रही है टीम यार। की बात कर रहा हूँ मैं। 2024 में, सिर्फ 2024 में आप आयरलैंड से हारे फॉर द फर्स्ट टाइम, आप यूएसए से हारे। उस मैच 23 में हमारे T20 सीजन थे भी नहीं ना। चलें वो क्योंकि 2023 से जो ओडीआई का साल था, मैं सिर्फ पिछले साल की एक गिना रहा हूँ आपको कि वो ओडीआई वो जो मैच था यूएसए वाला, आप दोबारा देख लें। उसके बाद इंडिया से आपसे 120 चेस नहीं होता, हाँ ठीक है। आप उसके बाद जिम्बाब्वे से भी आप हारे, उसमें ये कुछ लोग ये नहीं थे। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो इतनी अच्छी टेक्निक और इतने अच्छे प्लेयर्स थे, वो क्या जिता रहे थे आपको? आप जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो न्यू कमर्स टीम्स हैं, आप उनसे अगर हार रहे हैं तो देखिए चेंज अगर आई है तो चेंज तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें हार जीत का तो एक क्वेश्चन है ही नहीं ना। ठीक है, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के पाकिस्तान यहाँ पे सीरीज जीतेगा, बट पॉइंट इज राशिद भाई, जिस तरह मैं कामरान भाई से भी डिस्कस कर रहा था, सवाल कर रहा था कि ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बॉल पे मारने ही जाएं।
चले मैं आपका मुश्किलात आसान करता हूँ। देखिए ना, शुरू कहाँ से हुआ प्रॉब्लम। देखिए सारे प्लेयर अच्छे हैं और वो हारे भी बाद में, जैसे कामरान भाई ने कहा और आपने भी कहा, हार गए। लेकिन प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है? आप लोगों ने शो किया था 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, जो बहुत अच्छी डिस्कशन थी, वहां से आपने शादाब की कैप्टनसी की बात किया। मैं उससे पहले भी ले जाता हूँ आपको, क्योंकि बाबर आजम खेला करते थे कराची किंग्स से, और फिर आपने उस मैच में एक में देखा होगा जिसमें बाउंड्री लाइन पे जो मुज़ाकरात चल रहे थे, कप्तानी बाहर से कराई जा रही थी, तो उसपे उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था कि यार मैं आइंदा इस फ्रेंचाइज में नहीं रहूंगा जहाँ पे मेरी अपनी ही रिस्पेक्ट ना हो। वो फ्रेंचाइज चेंज कर देते हैं और उसके बाद वो पिशावर दलमी चले जाते हैं। रिजवान पहले ही छोड़ चुके थे वहां से। तो उसके बाद से देखें कि बाबर पे अटैक कितने ज्यादा शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पे भी देख लें। और वो खेलते थे, उनका अपना स्टाइल है खेलने का, लेकिन उससे नुकसानात कैसे हुए कि वहां से फिर कप्तानी के पीछे पड़े उसके कि यार बाबर को कप्तानी से हटाया जाए, और वो रहे कप्तान थोड़े अरसे, लेकिन शादाब आए, फिर उसके बाद शादाब गए, फिर बाबर आए, फिर आगे जका अशरफ साहब जब आते हैं तो बाबर भी चले जाते हैं, शाहीन आ जाते हैं। ये जो था ना टकराव, ये डेंजरस साबित हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये तो यूनिटी थी इनकी, ये तो एक ही थे ना। रिजवान हो जाए, बाबर हो जाए, फखर हो गए, और शादाब हो गए, शाहीन हो गए, ये तो एक ही थे। इवन फहीम अशरफ ले ले, हारिस रऊफ ले ले, जो यू नेम इट यार, सब एक थे। उसके बाद कप्तानी की दौड़ में सब पड़ गए, और यही बहुत बड़ी गलती थी। हमने तो बिहाइंड द सीन जो चीजें देखी, उनको समझाने की भी कोशिश की कि यार नहीं, कप्तानी पे मत करना, जो गलतियां हम लोगों ने की वो गलतियां तुम लोग मत करना। जो पीसीबी चाहता था वो किया। राशिद भाई वही देखे ना, यही बाबर था, जो यही शाहीन था जो 2022 में ट्वीट करता है कि सोचना भी मना है। जब पहली बार डिस्कशन हो रही होती है बाबर को हटाने की, यही शाहीन ट्वीट करता है कि सोचना भी मना है। फिर 2024 आता है, यही शाहीन ट्वीट कर रहा होता है कि डोंट टेस्ट माय पेशेंस। क्या ये 2 सालों में ऐसा क्या होता है? और आपने कहा वो गलती मत करना जो हमने की। ये कप्तानी पे हमेशा क्यों लड़ जाते हैं हमारे प्लेयर्स? यार नहीं, ये कमाल तो पीसीबी का है बहुत। मैंने तो अपना हवाला दे दिया ना अपने जमाने का भी, कि एक जमाना ऐसा था कि हम लोग तो 6-7 आपस में क्रिकेट खेल रहे थे और कप्तान थे, लेकिन उसमें भी हम लोग गेम जब खेलते थे। लेकिन यहाँ पे डिवाइड लग रहा है। अगर बाबर हैप्पी नहीं है तो, लेकिन राशिद भाई एक चीज बताएं, वो बातें तो बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने भी की थी, और वो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन और कुछ सानू मरंगा शौक भी सी। तो वो मुनीर नियाजी ने जो कहा था। राशिद भाई इतना जब कुछ हो रहा है, इन सब कुछ नज़र आ रहा है, सवाल मेरे जहन में आता, हमने भी देखा, बात भी की, हर फोरम के ऊपर हर वक्त हमने बात की, क्या ये लोग इतने कम अकल हो गए हैं कि इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब आपके ऊपर टारगेट आपके ऊपर लिख दिया गया है और लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो परफॉर्म तो करो। आपका बल्ला, आपकी बॉल तो आपके कंट्रोल में है। परफॉर्मेंस अफेक्ट होते हैं। हर कोई यूनुस खान नहीं है, वो नहीं होती परफॉर्मेंस। आपको नजर आ रहा है शाहीन अफरीदी का डिक्लाइन उसके बाद शुरू हुआ, बाबर आजम का उसके बाद शुरू हुआ। ये तो अच्छा भला खेल रहे थे ना, ये तो ठीक ठाक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, तो अपने प्लेयर्स को ही सपोर्ट नहीं कर पाए। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, फखर जमान के साथ मसला हो गया। उसने किसके लिए बात की थी? बाबर के लिए बात की थी ना, उसके लिए कोई प्लेयर ही खड़ा नहीं हुआ। वो मतलब ये चीज मिसिंग हो गई इनके अंदर। जो परफॉर्मेंस देखिए आना जाना है, लेकिन फर्क इनको पड़ा, ये मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं थे। ये एक दूसरे के पीछे खेला करते थे, एक दूसरे की सपोर्ट लेके खेला करते थे। जहाँ पे ये अलग हुए, अपनी परफॉर्मेंस से गए ये लोग। मेरे ख्याल से इनको लोग जो चला रहे थे पीछे से, कप्तानी के दौड़ में लेके आ रहे थे, उनका कसूर है। बाद में बोल देना इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही और ये हो रहा है वो हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन हमारे पीसीबी की मिस हैंडलिंग थी ना ये, पीसीबी की मिस हैंडलिंग थी ना ये, पीसीबी की अंडरस्टैंडिंग थी क्या थी? मिस हैंडल किया ना पूरा सिनारियो को। नहीं, जानबूझ के किया है उन्होंने। तो उनको लोग देखो बहुत सारी चीजें थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू थे, प्लेयर पावर नजर आ रही थी उनको, और उसके बाद जो उन्होंने डाला है, खंजर मारा पीठ में प्लेयर्स के, वो प्लेयर्स के पीठ में नहीं लगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट में लगा। अब निकालें वो लोग कौन थे? हम तो यहाँ तो नहीं बोल सकते। आपको हमें पता है कि कौन कौन से लोग चेयरमैन के क्लोज रहे हैं, सबको पकड़े। अभी वो टीवी पे बैठ के हम लोग को ध्यान दे रहे हैं। आजकल ढूंढना नहीं पड़ता राशिद भाई, सब तस्वीरों में नजर आ जाते हैं।
और मजे की बात यह है कि वही लोग हैं जो पहले एक चेयरमैन के साथ तस्वीर खींच रहे होते हैं, उनकी सालगिरह के ऊपर ट्वीट कर रहे होते हैं, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है वो दूसरे के साथ भी उसी दिमाग से। और तो ये इशू है, हमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चेयरमैन लाता है उसको क्रिकेट का इतना नहीं पता होता। एक साल तक उसको पता चलता है। फर्क करें नकवी साहब को भी पता चल रहा होगा यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे लौंडे ही मेरे खिलाफ निकल गए, तो वो क्या करेंगे क्या अब वो चेंज हो जाएंगे, अब नया बंदा आ जाएगा। ये पाकिस्तान का ये सेटबैक भी ले ले, और क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी इश्यू को हैंडल करने की कोशिश नहीं की। और आप बोलते हैं हम कंपेयर करें इंडिया से, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो प्रोटेक्ट करते अपने प्लेयर को, अपने क्रिकेट को, अपने फाइनेंस को। हम तो किसी चीज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। यही वजह रीजन बनी है कि आपने जो सिलेक्शन कमेटी रखी है बहुत ही हाई क्लास सिलेक्शन कमेटी है, लेकिन उनका तरीकाकार गलत है। राशिद भाई कैसे हाई क्लास है? मुझे सॉरी थोड़ी सी आपसे माजरत के साथ नहीं, बल्कि मुझे पता है थोड़ी सी हमारी जो डिस्कशन हो रही है ना, लोगों तक भी कुछ चीज़ें पहुंचनी चाहिए। मुझे पता है कि आप कष्ट नफ्सी या इज्जत के उससे आप कह रहे हैं कि बहुत हाई क्लास नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सार्कास्टिक जुमला कहा था मैंने यहाँ पे। नहीं, मैं बताता हूँ तो आप लोग सबको मत लेना। देखिए अजहर अली ने कितने मैचेस खेले? 93 टेस्ट मैचेस यार, 93 हमारे साथ 40 लोगों के 93 टेस्ट मैच। लेकिन राशिद भाई तो थोड़ी माजरत, 93 क्या उसने 930 भी टेस्ट मैच खेले होते, उसने सिलेक्शन मैं खत्म तो करने दे, मैं खत्म थोड़ी किया अभी। आप जी बोले। 77 है असद शफीक के। कभी देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी हैवी सिलेक्शन कमेटी आती हो? अभी कल रात मेरी कबीर खान से बात हुई, उसने अपने डिसीजन बताए। कबीर खान हारून भाई के साथ, मतलब एक सीनियर होता है ना, एक सीनियर जो कि 70s 80s 90s में देखा हुआ है क्रिकेट को, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, फिर उसके बाद 90s के लोग को साथ लेके चलता है। फिर इंतजाम की एक सिलेक्शन कमेटी थी, वो क्या तौसीफ भाई, वजातुल्लाह बासी, वसीम हैदर। तो एक होता है ना एक चीज जिसके जो कि आप समझते हो यार इसको देनी है रिस्पेक्ट। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? ये तो अभी रिसेंटली छोड़ी थी ना क्रिकेट उन्होंने। यहाँ पे इनके ऊपर देखिए बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस वाले को आपको नहीं देना है। ये तो मेंटोर वाले लोग हैं, आपने ज्यादती की, इनको मेंटोरिंग नहीं दी, आप सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया। देखिए ओबलाइज करने के लिए दूसरी जगह है, इसीलिए हैवी बोल रहा हूँ। हैवी यार, दोनों के टेस्ट मैच मिला के देख ले आप। ऐसी इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस वाले आपकी सिलेक्शन कमेटी कभी बनी ही नहीं होगी। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि बहुत हैवी वेट है। राजीव भाई इसमें मतलब मैं जैसे उसमें जो मेरा एक वो है कि हैवीवेट आप टेस्ट खेलने के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप सर्च कर लें पूरी दुनिया में, कभी भी इतने टेस्ट खेलने वालों को यार। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन टेस्ट खेलने ये नहीं है कि इतना खेला तो ये अच्छी सिलेक्शन करेगा जी। ये तो बहुत ये तो कुछ भी नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा टेस्ट प्लेयर, अच्छा कोच या अच्छा सेलेक्टर हो। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज, राशिद भाई कमेंट्स में तो अच्छा हमारे फैंस का बड़ा ये होता है कि हर बुरी सीरीज के बाद कहते हैं आसिफ अली को ले आओ और ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा बट वैसे वो इमरान नज़ीर को भूल गए, वरना इमरान नज़ीर की बट हम डिस्कस करते हैं फेज वाइज पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्राइक रेट कह रहे हैं। हम अक्सर ये वही जो बात कर रहे थे कि हमें कंसिस्टेंसी फेज वाइज भी हमें नज़र नहीं आई है, या तो हम एक फेज में अच्छा खेल रहे होते हैं या फिर हम अगले फेज वाइज अगर देखते हैं, पहला फेज देखते हैं जी। यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्राइक रेट 120 ऊपर से जा ही नहीं रहा ऊपर, ऐसा ही। यहाँ तो हम लोग पावर प्ले में ही हार गए ना। इसके बाद जाते हैं एक मैच में आगा नजर आ रहा 146, 250 हसन नवाज सेंचुरी की थी, शादाब खान 164, और ये पार्शली परफॉर्मेंसेज हैं। अब आखिरी फेज में जा ही नहीं रहे क्योंकि 2 मैच तो 16 ओवर में खत्म हो गए थे। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो उसमें और क्लियर नजर आ जाएगा। न्यूजीलैंड का देखते हैं हम, डिफरेंट तरीके से देखते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस और क्लियर हो जाएंगी। हाँ, न्यूजीलैंड के तो पावर प्ले हमेशा अच्छे, मतलब इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने तो जो हमारे लो टारगेट थे वो पावर प्ले में ही उन्होंने तकरीबन पूरे कर दिए। यहाँ पे 2 प्लेयर्स इनके खेले, फिन एलन और टिम साइफर्ट को हम आउट नहीं कर पाए। 173 या 199 का स्ट्राइक रेट। सेकंड फेज में चले जाते हैं 258 283 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम 7 to 20 में अगर चले जाते हैं तो ब्रेसवेल मिल जाता है, डेरल मिचेल मिल जाता है। तो उनका कंपोजिशन देखें, उनको पता है कम से कम 150 रखा है अपना स्ट्राइक रेट, कम से कम। मतलब मोस्टली तो 200 है, बट कम से कम मिनिमम भी जो आ रहा है वो 150 का है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे? ये वाला स्ट्राइक रेट राशिद भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे? बट हाँ, अगेन हम पेस और स्पिन का भी वो देख लेते हैं यहाँ पे लगे हाथों साथ साथ हम जब डिस्कशन करें तो फिर इसको कामरान भाई की इस डेटा से हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स पता चल रही है कि अब यहाँ पे पेस पे हमारी टीम नजर आ रही है कि स्ट्रगल करती है, स्पिनर पे भी नजर आ रही है। अगर हम जो बात कर रहे हैं ना कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है, तो हमें पावर प्ले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। हारिस स्पिन पे लग रहा है कि ये तो न्यूजीलैंड से भी आगे चलेंगे, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे 118 का है इनके पास। ये एक इनिंग्स का वो है जिसकी वजह से इनका नजर आ रहा है पूरा जल्दी आउट हो गए। सलमान अली आगा स्टडी रहा, लेकिन अगर देखते हैं उनके बराबर 134 140, उसके अलावा आप देखें ज्यादा नजर नहीं आया। स्पिनर पे शादाब खान अच्छे नजर आए, 167 का अच्छा है, खुशदिल शाह का अच्छा है, लेकिन ये चंद बॉलों वाले प्लेयर है। हमारे टॉप ऑर्डर है वो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं करते। लेकिन वही राशिद भाई, वही बात जो कामरान भाई जो हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे कि पावर प्ले हम उस तरीके से नहीं, वो जो हम अक्सर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि पावर प्ले लूट लेना, वो हम नहीं कर पाए और ये पिछले मैचेस में नहीं कर पा रहे हम। फैजान, उसमें देखें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ना गैप, ये देखें माइंडसेट शिफ्ट जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता। ये स्किल सेट का जो हमें गैप नज़र आ रहा है वो इसलिए नज़र आ रहा है कि देखें आप जिस बिहेवियर को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो करते हैं ना, आप जिस बिहेवियर की, हमने इतने अरसे तक किस बिहेवियर को हमने रिवॉर्ड किया है? हमने इस चीज़ को रिवॉर्ड किया है कि जो आपका एवरेज कितना है और आप कितनी लंबी बैटिंग कर रहे हैं, आप कितना डीप लेके जा रहे हैं गेम को। अब आप अगर ओवरनाइट जाएंगे, जैसे वो कहते हैं ना भूखे के सामने आप खाना रख देते तो वो तमीज़ से नहीं खाता। तो अभी जब आपने माइंडसेट शिफ्ट किया है तो ये फौरी के फौरी ओवरनाइट आपको नहीं मिल जाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि जो एक लिहाज से इस जो काफ़ी तनकीद भी हो रही है, होनी भी चाहिए क्योंकि रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि हसन नवाज़ को 5 मैच मिले हैं। ये नहीं हुआ कि 2 मैच के बाद। मैं लेकिन ये देखना चाहूँगा कि हसन नवाज़ को आपने आइडेंटिफाई करके उसके बाद आपने न्यूजीलैंड में तो खिलाया, क्या बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में जो 5 T20 होंगे उसमें उसको खिलाएंगे या नहीं? क्योंकि जो आपके अगले साल के जो सबसे मुश्किल इम्तिहान है एशिया कप और वनडे, वो एशियन कंडीशंस में, उस लिहाज से जो सबसे मुश्किल आपका जो पर्चा था वो तो आप करके आ चुके हैं, उसमें आपने एक्सपीरियंस दे दिया। अब हसन नवाज़ की बात हो रही है, हारिस की बात हो रही है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस किधर थी। जो चैंपियंस T20 कप हुआ है उसमें हसन नवाज़ आपका टॉप ओपनर था, वहाँ पे हैदर ने परफॉर्म किया है, हारिस ने किया है। अब मिसाल के तौर पे अभी राशिद भाई ने भी जिक्र किया, साहबजादा फरहान की बहुत बात हो रही है कि साहबजादा फरहान आपने भी जिक्र किया। साहबजादा फरहान के चैंपियंस कप T20 में 8 इनिंग्स में कोई 147 या 19 बड़ा एक टूर्नामेंट की बेस पे तो नहीं करे ना। मैं ये कह रहा हूं एक टूर्नामेंट पे नहीं कर सकते। देखिए अब मैं बताता हूँ, ये जो आपने बात की जितने भी लिए, मोहम्मद हारिस की अगर बात करते हैं, ओपन तो करते ही नहीं। वो ओपन कब करते हैं? वो चैंपियंस कप में ओपन की नहीं की ना, तो यहाँ पे कैसे ओपन कर रहे हैं? PSL में कितनी सक्सेस पे मिली उनको? नहीं मिली। इनमें से चंद प्लेयर हैं जो कि PSL खेलते हैं और उनको सक्सेस मिली हो। इनके तो जगह अपनी फ्रेंचाइज में नहीं बन रही सर। राशिद भाई अगर ये वाली बात कहें तो मैं बताता हूँ, एक मिनट। साहबजादा फरहान का प्रॉब्लम क्या हुआ है? PSL परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आप जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसको हम PSL में भी परखें। फिर ये तो बाकी तो खेल ही नहीं रहे यार, PSL में तो उनकी जगह ही नहीं बन रही है। लेकिन अपने क्रिकेट डिपार्टमेंट में खेल रहे हैं, ये सीधा नेशनल टीम से खेल रहे हैं यार। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज मिल सकती है इन लोगों को, तो ये तो बहुत जाती है ना। मैं उस तरफ आ रहा था राशिद भाई कि ये जो कहा जा रहा है ना कि ये इनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे थी, ये टीम जो पिक हुई है, इवन चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम पिक हुई थी, वो ये मेंटोर्स की बनाई हुई जो चैंपियंस T20 कप हुआ है, इसके ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है। अगर बना दी मैं वही बात कमेटी क्या कर रही है, मैं वही बात कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मैं पूरी कर लूँ, ये हुआ क्या है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि एक ग्रेजुअल आपका पूरा का पूरा होता है। नहीं, आपने बोला चैंपियंस कप की टीम है ना, आपने परफॉर्मेंस गिना दी, उसने ये किया और उसने ये नहीं किया, तो इसी वजह से आर्गुमेंट कर रहा हूँ मैं ना। नहीं, मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा, मैं यही चीज़ रख रहा हूँ कि टीम जो सिलेक्ट हो रही है वो चैंपियंस T20 कप और चैंपियंस वनडे कप के ऊपर टीम सेलेक्ट हो गई। क्यों? कहाँ लिखा हुआ है पॉलिसी में कि हमें सिर्फ यहीं से लेना? मैं पहले इससे पहले होता था राशिद भाई, PSL की बेस पे टीम सेलेक्ट हो रही होती है, और अब चैंपियंस कप की बुनियाद पे, मतलब पूरा साल अगर लड़का परफॉर्म कर रहा है तो वो, और अगर चैंपियंस कप में आके उसका आउट ऑफ फॉर्म हो गया
तो रह गया पाकिस्तान टीम खेलने से, सिलेक्शन से रह गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक टूर्नामेंट पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं कर रहा जो आप बात कर रहे हैं ना, वही मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा था कि इनके जो थॉट पैटर्न है, क्योंकि मैं असल में समझना चाह रहा हूँ कि ये दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, इनका थॉट पैटर्न क्या चल रहा है। दिमाग में नहीं जा सकते हम लोग, आपको पता है दिमाग में नहीं जाना, दिल में ही रहना है। मसला ये है कि दिमाग में नहीं जाएंगे तो नियतों पे चले जाएंगे, जो यहाँ पे ज्यादातर नियत में शक नहीं कर सकते किसी को। इनकी कैपेबल ही इतने हैं ना, अपना सोचते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने इलाके के बारे में सोचते हैं, अपने शहर के बारे में सोचते हैं, अपने प्रोविंस के बारे में सोचते हैं। जिस दिन ये पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे ना तो ब्रॉड बड़ी 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 सोच हो जाएगी वो। तो ये हमें सीखने का अमल जारी रहता है, इनको भी सीखना चाहिए और एक पॉलिसी बना ले, एक क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, बना लो यार। अच्छा राशिद भाई, चले ये बहस तो होती रहेगी। एक मिनट ना कावी भाई, आप एक मिनट ना, लोगों के सवाल भी तो लेने ना आपके फेसबुक पे। राशिद भाई के लिए एक सवाल आया बड़ा एकेडमी वाला, नहीं एकेडमी वाला नहीं, राशिद भाई के लिए हमजा अली ने पूछा है और बड़ा अच्छा सवाल पूछा, छोटा सा बड़ा अच्छा सवाल। राशिद भाई से पूछें अगला मुस्तकिल हेड कोच कौन होगा? अगला मुस्तकिल हेड कोच कौन होगा? राशिद भाई आपने हाँ कर दी। देखो ये हम लोग कोचिंग में जाते हैं, छोटा जवाब है। इंतखाब आलम थे 92 के और 2009 के, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, वो मैनेजर भी हो सकते थे। कोचिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम कोच की वजह से होता है। आपको सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। सिस्टम से जो प्रोडक्शन है ना, पाइपलाइन ही बंद है आप, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। कोच आपको बहुत हाई क्वालिफाइड की जरूरत भी नहीं होती है, पर अंडरस्टैंडिंग। मोहसिन खान आए तो वो जितवा गए, आपको इंग्लैंड की सीरीज जितवा गए, फिर उनको हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि आपको कौन सा कोच होना चाहिए जो जितवा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपकी अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, बोर्ड की मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, जो कि वक्त पे पनिश कर सकते हो, वक्त पे रिवॉर्ड दे सके। सिलेक्शन कमेटी ऐसी होनी चाहिए। ये सिस्टम के हिस्से हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं आपके अलग अलग, जो कि टीम को लिफ्ट करते हैं, फ्रेंचाइज हो या नेशनल टीम हो। वहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हमें बेहतर करने की जरूरत है। कोच जब उस सिस्टम में घुसता है ना, अच्छे वाले सिस्टम में, जैसे दुनिया के बेहतर पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, वो सिस्टम है। उसमें एक अच्छा टीचर या अच्छा प्रिंसिपल नहीं होता, वो पूरे सिस्टम को देखते हैं कि जहाँ पे आप लाइन अलग जाओगे ना, वो बता देंगे यार आप गलत लाइन में जा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें अपनी इन ऑर्डर करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कोच फिर आता रहे जाता रहे। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे राशिद भाई, इनफैक्ट इस डिस्कशन को भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट इस दौरान मीनवाइल मुझे ख्याल आया कि वो जो हम इंटेंट की बात कर रहे थे, तो मैं अपने प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दोनों के अगर आप पावर प्ले कंपैरिजन चला दें तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि देखिए हम कहाँ लैग करते रहे। कामर भाई, राशिद भाई जरा देखिए कि हम पावर प्ले में कहीं भी आप ये कह के एक दफा जीते हैं, लूट नहीं पाए, एक बार लूटा है, वो मैच जीत गए, वो मैच जीत गए। तो असल चीज अब मेरा ख्याल है राशिद भाई ऐसा ही है कि T20 में या इवन अब ODIs में भी अगर आपने पावर प्ले डोमिनेट किया तो मोस्ट लाइकली आपने गेम जीता। अब वो वाली स्ट्रेटजी खत्म हो गई कि आप टुवर्ड्स एंड लेके गए और आखिरी ओवर में आपने जितना आपने समेटा। फैजान ये टेम्पलेट देखें ना, इसमें डिफरेंस देखें आप। 5.54 पाकिस्तान और 9.84 न्यूजीलैंड पावर प्ले। ये प्रॉब्लम है, ये बाबर रिजवान थे जब भी प्रॉब्लम थी हमारे साथ, ठीक है ना। वो चले गए तो और प्रॉब्लम हमारे पास हो गई है। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, इसको हमें ठीक करना है। मे भी फकर और साइम आ जाएंगे, हमें होप है कि वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे जाएंगे। लेकिन ये कंसर्न है, अगर हम देखते हैं कि 15 विकेट्स हमारी गिरी हैं, 15 विकेट गिरी हैं, 5 उनकी गिरी, इसका मतलब बॉलिंग भी आ गई और बैटिंग भी आ गई। ये स्लाइड हटा लीजिएगा तो इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हम लोग को क्या प्रॉब्लम हुई है 5 T20 में। बात आपकी दूसरी ये है कि वनडे डिफरेंट फॉर्मेट है। वनडे में जरूरी नहीं है कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल करें, वहां पे टोटल आपका लगता ही है कि 40 ओवर तक आपका पावर प्ले है या 50 ओवर तक है, उसमें 1-2 फील्डर का तरफ पड़ता है। बट अगर आप 300 प्लस चेस कर रहे हो और आप पावर प्ले में 20 रन करें तो फिर तो वो वहां तो आप मैटर करते ना। वो 20 रन तो है, 20 रन नहीं, फिर आप 10 ओवर में करते 40-45 विदाउट लॉस, फिर रन बनते ही बनते हैं। वो अलग ही फॉर्मेट है। आपने देखा पूरा 2023 का वर्ल्ड कप, आपने देखा पावर प्ले यूटिलाइजेशन कम टीम ने की। इंग्लैंड करने की कोशिश करता था, इंग्लैंड सबसे पहले बाहर हुआ। तो ये T20 की तरह फॉर्मेट नहीं खेला जाता। इसमें अभी हमने
चैंपियंस ट्रॉफी देखी, जो रूट को हमने देखा, क्या बैटिंग की है, विलियमसन को हमने देखा, विराट कोहली को हमने देखा, यही हम चाहते हैं। हमने बाबर आजम को ओपन भेज दिया, हम लोग ना बिल्कुल ही वो है, वो एक एंकर रोल अदा करेगा कि लेके चलेगा, बाकी उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सिमिलरिटी इसमें है इस फॉर्मेट में, इसलिए आपको अच्छी टेक्निक वाले लंबी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर चाहिए होते हैं। पता नहीं सवाल आपके लिए ये तो राशिद भाई ने बड़ा अच्छा ये पावर प्ले का भी आपको बता दिया, और राशिद भाई ने जो एक बात बोली है तो मैंने कहा था आप भी इतने आप टॉप के जर्नलिस्ट हैं, आपसे भी सवाल पूछा जाए ना आपसे, आप इतनी देर से हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। ये बताएं कि अगर सिस्टम हमारा इस लेवल पे आ गया है और जो कहते हैं ना कि जो नाखुदा हैं कश्ती के वही उसको डुबोने पे आमादा हैं, या वो चाहे वो जानते बूझते आप कर रहे हैं, तो चाहे वो आकिब जावेद हों या आपके कैप्टन हों या प्लेयर्स हों, क्या इनको फिर जज करना बनता है? क्योंकि ये इस वक्त जिस तरह का, और दूसरी बात जो राशिद भाई ने कही कि आपका जो पाइपलाइन है वही चोक होना शुरू हो गई, क्योंकि सिस्टम तो नीचे आपकी डोमेस्टिक भी जिस तरह से हो रही है। तो आपको लगता है कि जो ज़्यादा ये प्लेयर्स के ऊपर और जो कोचेज़ वगैरह पे सपोर्ट स्टाफ पे बात होती है, जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं, इनके ऊपर जो तनकीद होती है, ये सही है या पीछे भी बात होनी चाहिए? नहीं देखिए, तनकीद से आप ये तो कह के एग्जेम्प्टेड कोई नहीं हो सकता, किसी को होना भी नहीं चाहिए, हर किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए, बिकॉज प्लेयर्स हो या कोचेज हो उनको परफॉर्म करने के पैसे मिलते हैं, हमें यहाँ बैठ के इस काम करने के पैसे मिलते हैं, तो वो दे आर एनीवन कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे आर सपोज टू। बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जो लोग हैं उनका क्रिकेट से बराह रास्त वो ताल्लुक है नहीं जिससे हम उनसे क्रिकेटिंग अकाउंटेबिलिटी हो, बट उनसे ये सवाल ज़रूर बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, और जो उनको अपॉइंट करने वाले हैं वो करेंगे, और ऑफकोर्स हम सवाल उठाने चाहिए हमें एज जर्नलिस्ट कि भाई आपका टेन्योर ये था, या आप इतने अरसे डायरेक्टर इस जगह के रहे, आपने एकेडमी के आप डायरेक्टर रहे, आप मेडिसिन के डायरेक्टर रहे, आप XYZ, अगर आप मेडिसिन के डायरेक्टर तो आप बताएं कि भाई आपके प्लेयर्स इतने बार बार अनफिट क्यों होते हैं और अनफिट होकर रिकवर टाइमली क्यों नहीं होते, जिस तरह पास्ट में हुई है एक हमारे डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी, इसी तरह हमारे एकेडमीज के डायरेक्टर्स की या जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट जिनकी जिम्मेदारी है, जो NCA के लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरा पास बनाना, जो डोमेस्टिक के लोगों की जिम्मेदारी है कि प्लेयर्स को डेवलप करें, उनके लिए प्रोग्राम्स बनाएं, जो एकेडमी में ट्रेनिंग करे, क्यों नहीं किया, क्यों प्लेयर डेवलप नहीं होते, ये उनसे सवाल होने चाहिए कि जो लोग NCA में बैठे हैं कि भाई आप क्या कर रहे थे NCA में बैठ के। तो ये सारे चेयरमैन को तो एक हमेशा सियासी अपॉइंटमेंट होती है, वो आते हैं, वो अपने मुशीरों के बेस पे चल रहे होते हैं, माजी के चेयरमैन भी अपने मुशीरों के बेस पे चलते रहे, मौजूदा चेयरमैन भी अपने मुशीरों के, फिर उनको भी अपने मुशीरों से सवाल करना चाहिए कि भाई आपने मुझे मशवरा दिया था कि इसको लगा दो, क्या हुआ, आपने मुझे कहा था कि आकिब को हेड कोच कर दो, आपने मुझे कहा था कि आप करें अकाउंटेबल और लोगों को चेंज करें। जब तक लोगों को समझ आती तब तक जाने का टाइम हो जाता है। इसमें ये देखिएगा कि चेयरमैन जो है ना हमारा सैलरी नहीं होता, उसको वो तनख्वाह ड्रॉ नहीं करते, तो जब तक आप एक चेयरमैन अगर सैलरी नहीं लेता वो अकाउंटेबल नहीं है। ये हमारे ही है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है 2-3 चीजों की। मैं काफी अरसे से यही बात कर रहा हूँ कि एक अकाउंटेबल होना चाहिए आपका चेयरमैन। ये नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी तो चला गया, वो क्या करके गया है। मैं फर्ज कर दे पास में 3-4 जो गए हैं उनके अच्छे बुरे काम होंगे, लेकिन बुरे काम जो करके गए, जो आज टीम खड़ी हुई है तो उन्हीं की वजह से खड़ी हुई है, लेकिन अकाउंटेबल नहीं है। ये एक बहुत राशिद भाई अब ना हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ द शो, तो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज, राशिद भाई टेक अवेज क्या रहे पाकिस्तान के इन 5 मैचों में आपकी नजर में इस सीरीज से? यार कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रहा कुछ ऐसा कि हमको यहाँ से कुछ ले जा सके। नुकसान बहुत हुआ, शाहीन का बहुत बड़ा झटका हमें लगा, शाहीन का लगा, फिर हमें ओपनिंग स्लॉट का एक दफा फिर नो डाउट एक मैच हम जीते, एक मैच हमारा बेंचमार्क नहीं होगा कभी भी, तो हम बहुत कुछ हारे हैं इस सीरीज में। अब उम्मीद है कि वनडे में थोड़ा बेहतर करें, लेकिन जो पिचेस नजर आई हैं हमें T20 में, तो अगर ऐसी ही पिचेस हुई तो बहुत मुश्किल नजर आता है। तो ये सबसे मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत अच्छा टूर पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ। जिन लोगों ने रखा ये टाइमिंग बहुत गलत थी। आप थक जाते हैं खेल खेलते, एक बड़ा टूर्नामेंट खेला आपने चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद आपका 20 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद हमें जाना है, ईद के बाद PSL में जाना है, तो प्लेयर्स को आपने बर्न कर दिया बिल्कुल, ना सोचने की सलाहियत ना खेलने की सलाहियत, पॉलिटिक्स अलग चल रही है, तो प्लेयर्स इस वक्त डिस्टर्ब है, इनको रेस्ट की जरूरत थी जहाँ पे आपने आग में धकेल दिया।
तो आग में धकेल दिया। लेकिन हमने जो कामिल भाई जो डिस्कस कर रहे थे हम, और जो एक प्रॉब्लम हमने बड़ी ज़्यादा आइडेंटिफाई की इस डिस्कशन में, वो ये कि पावर प्ले में ही हम मैच हमारे हाथ से निकल जाता है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। हम पावर प्ले में अपने विकेट्स लूज करते हैं, हम अपोनेंट की विकेट्स नहीं ले पाते, हम उस तरीके से पावर प्ले में रन नहीं बना पाते और अपोनेंट्स को हम बहुत ज़्यादा रन लीक कर देते हैं पावर प्ले में। तो ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, अब आपको क्या लगता है कि गोइंग अहेड आप इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये तो देखें फैज़ान, ये तो फिर वो वाली चीज़ है ना कि हम बाहर से बैठ के हम ये बात बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उस प्लेयर की क्या उस वक्त क्या माइंडसेट चल रहा है, राशिद भाई शायद इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रीन पे में नज़र आ रहा होता है ना वो मुकम्मल पिक्चर नहीं होती। उसमें समटाइम्स हम ये जज कर रहे होते हैं कि यार इस प्लेयर ने सही तरीके से नहीं खेला, लेकिन आप सवाल ये भी पैदा होता है ना, वो नहीं खेल रहा सही, फिर भी 5 मैच खेल रहा है, इसका मतलब है कि वो जो उसको टास्क दिया जा रहा है वो तो पूरा कर रहा है, तभी तो उसको अगला मैच मिल रहा है। तो मसला उसका नहीं है, मसला उन लोगों का है जो उसको जो भी टास्क दे रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली खेल रहा है, या जिसको परफॉर्म करने के बाद निकाल दिया जाता है तो वो क्यों निकाला जाता है। ये उधर हम बात कर सकते हैं फैज़ान उसमें। चले यहाँ डिस्कशन को वाइड अप करेंगे। थैंक यू कामन मुजफ्फर भाई, राशिद भाई। डिस्कशन हमने की और एक प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई किया वो यही था कि पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम मार खा रही है और यहीं पे सवाल आया, यहीं पे मिस करें। बट प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम हम और करेंगे और डिस्कशन करेंगे आगे जाके। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज है, हम उसमें भी इस डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। आपको ये डिस्कशन कैसे लगी ज़रूर डिजिटल फोरम्स में अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें। थैंक यू।